पीएम मोदी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसकी धमक यूपी से लेकर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक सुनाई पड़ने लगी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सन्न रह गए। कांग्रेस को तो इसकी गूंज तेलंगाना में भी सुनाई पड़ेगी। भले ही कांग्रेस आज पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत कर रही है, लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसने नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस के दफ्तर में नहीं रखने दिया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद से किसान और जाट की सियासत एकदम 180 डिग्री पर घूम गई। लेकिन ऐलान होते ही जयंत चौधरी ने सबसे पहले पीएम मोदी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, दिल जीत लिया। उसके बाद उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी लोगों की भावनाओं को समझते हैं और उनसे सवाल किया कि क्या वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन करेंगे। इस पर उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन से इनकार नहीं किया। बीजेपी के साथ जाने पर जयंत चौधरी ने कहा कि मैं किस मुंह से इनकार करूंगा, अब कोई कसर बची रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे पिता अजीत सिंह का सपना साकार कर दिया। प्रधानमंत्री देश की मूल भावना को समझते हैं। मेरे लिए ये यादगार और भावुक करने वाला पल है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद जयंत चौधरी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक और यादगार पल है। मैं राष्ट्रपति, भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। इससे बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं। मोदी जी ने साबित किया कि वे देश की मूल भावना को समझते हैं। जयंत ने कहा कि जो आज तक पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वे फैसला नरेंद्र मोदी ने कर दिया। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने अपने पिता अजीत सिंह को याद करते हुए कहा कि उन्होंने इसकी लंबी लड़ाई लड़ी। जयंत चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग 4 दशकों से हो रही है। इस मामले में कई सरकारें आई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता की भावना को समझ लिया और ऐसे निर्णय लिए गए जो आम लोगों की भावनाओं को छूने वाले हैं। चौधरी चरण सिंह को आखिरकार उन्होंने भारत रत्न देने की घोषणा की। मोदी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार ने ऐसे फैसले लिए जिसका प्रभाव कमेरा वर्ग, किसान और दलित समाज पर सीधा पड़ा है। प्रधानमंत्री ने समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को फायदा पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आपातकाल के दौरान जब पूरा विपक्ष जेल के अंदर था और संसद में सिर्फ कांग्रेस और उसके दोस्त कम्युनिस्ट ही थे, उस दौरान इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने आनन फानन में संविधान की प्रस्तावना में बदलाव कर दिया। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और सेक्युलर शब्द शामिल किया गया और इस संशोधन ने प्रस्तावना में भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया। इस बदलाव को लेकर देश में लंबी बहस भी चली, लेकिन अब इस बात के संकेत है कि 1976 में किए गए इस बदलाव को खारिज कर फिर से प्रस्तावना को उसके मूल स्वरूप में कर दिया जाएगा। असल में इस मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी और विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुनवाई के दौरान सवाल किया कि क्या संविधान को अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949 को बरकरार रखते हुए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह सवाल पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और वकील विष्णु शंकर जैन से पूछा, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और सेक्युलर शब्दों को हटाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने कहा कि शैक्षणिक उद्देश्य के लिए क्या एक प्रस्तावना जिसमें तारीख का उल्लेख किया गया है को गोद लेने की तारीख में बदलाव किए बिना बदला जा सकता है। इस पर स्वामी ने जवाब दिया कि हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इस पर जस्टिस दत्ता ने आगे कहा कि इस मामले में बिल्कुल यही प्रश्न है। शायद ये एकमात्र प्रस्तावना है जो मैंने देखी है जो एक तारीख के साथ आती है। हम ये संविधान हमें आमुख तारीख को देते हैं। मूल रूप से ये 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वहां नहीं थे। वहीं जैन ने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना एक निश्चित तारीख के साथ आती है, इसलिए इसमें बिना चर्चा के संशोधन नहीं किया जा सकता। स्वामी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि 42वां संशोधन अधिनियम आपातकाल 1975-77 के दौरान पारित किया गया था। शुरुआत में न्यायमूर्ति खन्ना ने स्वामी से कहा कि न्यायाधीशों को मामले की फाइल सुबह ही मिल गई थी और समय की कमी के कारण उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। पीठ ने कहा कि इस मामले पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है और दोनों याचिकाओं पर सुनवाई 29 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी। 2 सितंबर 2022 को शीर्ष अदालत ने स्वामी की याचिका को अन्य लंबित मामले बलराम सिंह और अन्य द्वारा दायर के साथ टैग कर दिया था। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत
संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और सेक्युलर शब्द शामिल किए गए थे। इस संशोधन ने प्रस्तावना में भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया था। स्वामी ने अपनी याचिका में दलील दी है कि प्रस्तावना को बदला या संशोधित निरस्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि प्रस्तावना में न केवल संविधान की आवश्यक विशेषताओं को दर्शाया गया, बल्कि उन मूलभूत शर्तों को भी दर्शाया गया जिनके आधार पर एक एकीकृत समुदाय बनाने के लिए इसे अपनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लाल कृष्ण आडवाणी के बाद अब पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पिछड़ों की राजनीति साधने की कोशिश की। इस ऐलान के कुछ दिन बाद बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लाल कृष्ण आडवाणी जनसंघ के समय से ही भारतीय राजनीति के प्रखर नेताओं में शामिल रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। ऐसे में आडवाणी को भारत रत्न देने के फैसले से बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया। इसका असर लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को देश के प्रभावशाली किसान नेताओं में से एक माना जाता है। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में चौधरी चरण सिंह ने किसान के हित में कई ऐसे फैसले लिए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। वैसे तो वे पूरे देश में लोकप्रिय थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव काफी ज्यादा था। भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा ऐसे वक्त में की उनके पोते जयंत चौधरी के एनडीए के साथ आने और डील लगभग पक्की हो चुकी है। कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर साफ तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के जाट बाहुल्य इलाकों में पड़ेगा और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने के बारे में सूचना दी। पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजने का ऐलान किया। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रख्यात समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के साथ ही भाजपा के दिग्गज नेता, राम मंदिर आंदोलन के अगुआ, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को ही भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की जा चुकी है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि हमारी सरकार का सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है और ये सम्मान देश के उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। किसानों के अधिकार और कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। अपने पोस्ट में पीएम ने कहा, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के भले रहे हों या देश के गृह मंत्री रहे हों, यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण की गति प्रदान की और वे आपातकाल में विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। इंडी गठबंधन में शामिल दल भले ही साथ छोड़कर जा रहे हों, पार्टी के नेता भले ही साथ छोड़ दें, लेकिन कांग्रेस की हालत मस्तरा मस्ती में आग लगी बस्ती में वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि एनडीए 400 के आंकड़े को पार कर सकती है। उमर अब्दुल्ला को भी ऐसा ही लग रहा है। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कांग्रेस 40 सीटों पर सिमट जाएगी, फिर भी कांग्रेस उत्साह में है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा का झूठ और भ्रामक प्रचार जनता के बीच में ले जाकर हम 2024 की लड़ाई जरूर जीतेंगे। इसी भरोसे पर कांग्रेस मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज और इस पर ब्लैक पेपर ला रही है। ब्लैक पेपर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 10 साल की यूपीए सरकार के कामकाज और कुप्रबंधन पर पेश किया गया श्वेत पत्र का जवाब माना जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आचार्य प्रमोद कृष्णम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विरुद्ध चुनाव लड़े थे। उन्हें कांग्रेस के भीतर ही कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समानांतर देख रहे थे। खबर यह है कि आचार्य का मन डोल रहा है, इसलिए वे कल की धाम का निमंत्रण पत्र पीएम मोदी से लेकर स्मृति ईरानी तक को दे आए। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं, राहुल गांधी को लेकर उन्होंने तो साफ कह दिया कि पीएम मोदी से मिलने में 4 से 5 दिन लगे, लेकिन राहुल गांधी से मिलने में सालों लग जाते हैं। नीतीश कुमार का मन डोल चुका है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद इस बात की कोई गुंजाइश नहीं कि जयंत चौधरी नहीं डोलेंगे। मोदी सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री तो यहां तक दावा करते हैं कि अप्रैल 2024 तक कांग्रेस के दर्जन भर से अधिक बड़े नेता भाजपा में आने के लिए लाइन में खड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस की नेता सुष्मिता देव को पूर्व मंत्री के दावे में कोई आश्चर्य नहीं लगता, फिर भी कांग्रेस में उत्साह है।
कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पूर्व महासचिव बीके हरिप्रसाद कहते हैं कि लोकसभा चुनाव तक काफी कुछ बदल जाएगा। कांग्रेस ने सुनील कानुगोलू की सलाह को वरीयता देकर कर्नाटक विधानसभा का चुनाव लड़ा, प्रचार अभियान चलाया, सफल रही। कानुगोलू के साथ के सदस्य का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लेकर जितनी नकारात्मकता भाजपा के नेता प्रचारित कर रहे हैं, जमीनी स्थिति उससे काफी अलग है। सूत्रों का कहना है कि इस बार कांग्रेस को दक्षिण के 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना से अच्छी सूचना मिलेगी। तीनों राज्यों की 70 सीटों में से कांग्रेस को 2019 में केवल 4, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड की लोकसभा की कुल 211 सीटें हैं, जबकि जहां कुल मिलाकर कांग्रेस के हिस्से में कुल 5 सीटें ही आई थीं। देश के छोटे बड़े 16 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। राहुल गांधी के सचिवालय के सदस्य कहते हैं कि 2019 के आम चुनाव में छोटे बड़े 9 राज्यों में भाजपा का भी खाता नहीं खुला था। कांग्रेस के रणनीतिकारों का कहना है कि भाजपा ने भ्रामक प्रचार के कारण भले ही ऐसा मीडिया में न दिखाई दे रहा हो, लेकिन जनता काफी कुछ महसूस कर रही है। सरकार की कामकाज से जनता में नाराजगी और चुनाव के आंकड़े दोनों विपक्ष के पक्ष में हैं। कांग्रेस के सूत्र कहते हैं कि लोगों के साथ छोड़ने पर झटका तो लगता ही है। कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके एक पूर्व राज्यसभा सांसद का कहना है कि राजनीति में सब लोग बिना कारण ही पार्टी नहीं छोड़ते। हल्के नेता पार्टी छोड़ते हैं तो उससे बड़ा झटका नहीं लगता, लेकिन जब जुझारू और नतीजा देने वाले नेता पार्टी छोड़ते हैं तो बड़ा झटका लगता है। कभी राहुल गांधी की टीम का हिस्सा माने जाने वाली राज्यसभा के सदस्य का कहना है कि कुछ तो बात है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी को 2 आम चुनाव में विपक्ष का दर्जा पाने लायक भी जनप्रतिनिधि नहीं मिले। वे कहती हैं कि इस स्थिति में अभी भी कोई सुधार नहीं आया है और भाजपा को इसी का फायदा मिल रहा है। शराब घोटाला की तरह दिल्ली जल बोर्ड घोटाला में रिश्वत की रकम सीधे आम आदमी पार्टी के चुनावी फंड में भेजी गई और खर्चे पानी के लिए जिस तरह शराब घोटाला में संजय सिंह ने 2 करोड़ कैश लिया, उसी तरह से इस मामले में भी आम आदमी पार्टी के लोगों को कुछ रकम कैश में दी गई ताकि कोई सबूत हाथ न लगे। ईडी ने आरोप लगाया कि जल बोर्ड घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया गया। पैसा आम आदमी पार्टी के इलेक्शन फंड के लिए भी दिया गया। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि डीजेबी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई छापेमारी में 1 करोड़ 97 लाख रुपए मूल्य का सामान और 4 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। इसने कहा कि छापेमारी के आपत्तिजनक दस्तावेज और डाटा भी जब्त किए गए। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, राज्यसभा सदस्य एनडी गुप्ता और अन्य लोगों के परिसरों की तलाशी ली थी, लेकिन बावजूद इसके अतिशय मार्लेना कहती हैं कि छापे में कुछ नहीं मिला। छापा सिर्फ केजरीवाल को बदनाम करने के लिए डाला गया। एजेंसी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक कंपनी को डीजेबी का ठेका देना के बाद रिश्वत की रकम नकद और बैंक खातों में प्राप्त की थी और उन्होंने इस पैसे को डीजेबी के मामलों का प्रबंधन करने वाले विभिन्न व्यक्तियों और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को भी दिया। ईडी ने दावा किया कि रिश्वत की रकम चुनावी कोष के तौर पर दी गई। इससे पहले दिन में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया। ईडी की टीम विभव कुमार के घर से 2 जीमेल खातों के कुछ डाउनलोड और परिवार के 3 फोन अपने साथ ले गई। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और सांसद एनडी गुप्ता के यहां करीब 16 घंटे छापेमारी की, लेकिन ये नहीं बताया कि किस केस में छापेमारी की गई। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों से न तो पूछताछ हुई और न ही घर की तलाशी ली गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए की गई। जैस्मिन शाह ने कहा कि छापेमारी से पता चलता है कि भाजपा हताश हो चुकी है। बीते 2 साल से फर्जी शराब घोटाले की जांच कर रही है। आज तक 1 रुपए की न तो बरामदगी हुई और न ही कोई सबूत मिला। जब कुछ नहीं मिला तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारियों को यह बात भी पता नहीं कि वे छापेमारी किस मामले में कर रहे हैं। ईडी ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से संबंधित अपराधों के लिए सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने यह जांच शुरू की। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कई मामलों की जांच को लेकर ईडी के बयान का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर यह साबित हो जाता है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और ठेकेदारों ने कुछ गलत किया तो हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। हम ईडी के इस सरासर झूठे आरोप की भी निंदा करते हैं। आम आदमी पार्टी या उनके नेताओं का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने एक बयान में कहा कि जिन आप नेताओं के घर ईडी ने छापेमारी की, उनके यहां से भी एक पैसा या सबूत बरामद नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार तो किया जमीन घोटाला मामले में, लेकिन ईडी को जो सबूत मिले उससे पता चला कि सीएम की कुर्सी पर बैठकर हेमंत सोरेन
पेपर लीक करवाने से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग तक का धंधा चला रहे थे। इतना ही नहीं, बंगाल के कोयला घोटाला का सरगना अनूप मांझी से भी उनके सीधे कनेक्शन थे। मतलब एक घोटाले के चक्कर में हेमंत के सारे घोटाले सामने आ गए। ईडी ने हेमंत सोरेन के लिए पीएमएलए कोर्ट को दिए रिमांड पिटीशन में आर्किटेक्ट विनोद सिंह और व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया। विनोद सिंह के पास जेएसएससी परीक्षा में शामिल होने वाले कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड्स मिले हैं। ईडी जेएसएससी पेपर लीक मामले में एडमिट कार्ड के विनोद सिंह के पास से मिलने विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट से कई गोपनीय सूचनाएं, खास कर संपत्तियों की खरीद, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सरकारी रिकॉर्ड के आदान प्रदान की जानकारी भी मिली। विनोद सिंह के मोबाइल से भी कई लोगों से बातचीत की चैट मिली, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कई गंभीर बातें सामने आई हैं। ईडी ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि उनके पास 539 पन्नों के चैट साक्ष्य हैं और ईडी ने विनोद सिंह के पास से मिले चैट को कोर्ट को सौंपा। एक पन्ने में 2 अधिकारियों के होटवार और हजारीबाग में पोस्टिंग दिलाने के लिए लिखा था और इसी तरह आईएएस का नाम लिखकर उसके पदस्थापन के बारे में लिखा गया है। इसी तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग के कई व्हाट्सएप चैट का जिक्र ईडी ने किया। वहीं बंगाल के चर्चित कोयला माफिया अनूप मांझी उर्फ लाला से भी मुलाकात के लिए विनोद सिंह ने चैट में लिखा। ईडी ने लिखा कि जमीन घोटाला मामले की जांच में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने दावा किया कि एजेंसियों को उनकी कई अन्य संपत्तियों की भी जानकारी मिली है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कई अन्य लोगों को भी समन किया गया, जिसके साथ आगे की पूछताछ में हेमंत सोरेन का आमना सामना कराया जाएगा। ईडी ने दावा किया कि विनोद सिंह ने अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के अलावा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के कई प्रवेश पत्र साझा करने के संबंध में कई अन्य व्यक्तियों के साथ भी व्हाट्सएप चैट की थी। सोरेन और विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत की कुछ तस्वीरें पेश करते हुए ईडी ने कहा कि ये केवल कुछ नमूने हैं और ऐसी बातचीत 530 से अधिक पृष्ठों में है। ईडी ने सोरेन की रिमांड बढ़ाए जाने का अनुरोध करते हुए अदालत को बताया कि सोरेन ने 5 से 8 एकड़ की अचल संपत्ति से जुड़े सबूतों को बाधित करने में सत्ता का घोर दुरुपयोग किया। रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने कथित भूमि घोटाला मामले से जुड़े धन शोधन मामले में सोरेन को ईडी की 5 दिन की हिरासत बढ़ा दी है। सोरेन की ओर से पेश महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने 7 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था, जिसका हमने ये कहते हुए विरोध किया और हिरासत की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे पहले ही 20 जनवरी को 8 घंटे और 31 जनवरी को भी 8 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उनसे 5 दिन में 120 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। महाधिवक्ता ने कहा इसलिए और हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन उन्होंने जांच के दायरे को अपराध के मामले से परे विस्तारित करने की कोशिश की। हम कहते रहे हैं, ईडी के पास अपराध से परे किसी भी चीज की जांच करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्हें गिरफ्तार किया गया। वे आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें हिरासत में रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां खुद नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव जमकर उड़ाते रहे। पद पर रहते हुए तस्करी कर लाई गई शराब वे छक्कर पीते थे, लेकिन तेजस्वी के इस कारनामे की पोल उनकी ही पार्टी के एक नेता ने खोल दी। इसके बाद बिहार में सियासी खलबली मच गई और एक बार फिर से शराब पर सवाल उठने लगे हैं, शराबबंदी पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बंदी के बावजूद जब डिप्टी सीएम को शराब उपलब्ध है तो फिर आम जनता को कैसे दूर रखा जा सकता है। तेजस्वी यादव के शराब पीने का खुलासा एक सिटिंग में उनकी ही पार्टी के विधान पार्षद रहे रामबली सिंह ने किया। अब जब बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है तो इसकी जांच की मांग ने जोर पकड़ लिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी ने इस आरोप की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार में जब पूर्ण मद्य निषेध कानून लागू है तब पिछली सरकार के समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर शराब पीने का गंभीर आरोप का मामला है। राज्य सरकार की इसकी विस्तृत जांच करनी चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव के पद पर रहते उनकी ही पार्टी के विधान परिषद सदस्य रामबली सिंह ने आरोप लगाए तो उसके पास कुछ प्रमाण भी होगा। किसी भी विधान परिषद सदस्य या समाप्ति या बहाली करना सभापति का विशेषाधिकार होता है, लेकिन शराबबंदी कानून तोड़ने के आरोप की जांच तो सरकार करा सकती है। बीजेपी नेता ने कहा कि बिहार में 2016 से ही शराब पीने, रखने और उसका कारोबार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। कानून तोड़ने पर आम लोगों को दंडित भी किया जाता है। डिप्टी सीएम रहते हुए शराबबंदी कानून को लागू करना तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी थी। ऐसे में उन पर ही कानून तोड़ने का आरोप लगाने कोई सामान्य बात नहीं है। रामबली सिंह के जिन आरोपों का सुशील मोदी हवाला दे रहे हैं वे दिसंबर 2022 में एक स्टिंग के दौरान सामने आए थे। उस समय बिहार में जहरीली शराब पीने से मौतें हुई थीं। स्टिंग ऑपरेशन में रामबली सिंह ने कहा कि शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुनना नहीं चाहते, जबकि सभी लोग मानते हैं कि इस नीति की समीक्षा होनी चाहिए। रामबली सिंह ने कहा था कि शराबबंदी के बावजूद शराब मिल रही है। तेजस्वी भी नहीं बोल पाते। नीतीश जी के सामने तेजस्वी खुद दारू पीते हैं तो फिर वे
क्यों नहीं चाहेंगे कि दारू मिलनी शुरू हो। स्टिंग कर रहे रिपोर्टर ने तेजस्वी यादव का नाम सुनने के बाद दोबारा पूछा, पीते हैं तेजस्वी जी? इस पर रामबली सिंह ने जवाब दिया, आधे से ज़्यादा मंत्री और विधायक माननीय पीते हैं, आधे से ज़्यादा ऑफिसर शराब पीते हैं। बंदी तो यहाँ दिखावे के लिए है, रात में जाकर पता कीजिए कितने ऑफिसरों के यहाँ दारू चल रही है। रामबली सिंह के आरोपों पर तब कोई जांच नहीं हुई थी। हालांकि इसके बयान के बाद पार्टी की नाराजगी सामने आई। 2023 में विधान परिषद सदस्यता रद्द करवाने के लिए राजद के सचेतक सुनील सिंह ने विधान परिषद अध्यक्ष को आवेदन किया था। पार्टी ने विधान परिषद अध्यक्ष को दिए गए अपने आवेदन में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप रामबली सिंह पर लगाए थे। रामबली सिंह इस संबंध में अपनी सफाई भी विधान परिषद में पेश कर चुके हैं, लेकिन विधान परिषद सदस्यता रद्द कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।